बोर्ड स्टेट पे। क्लियर? ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखना जरा कि लिखना कैसे है, क्या चीज रहेगा। तो ये रिएक्शन सबको समझ में आ गए थे? बताओ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज द मीडियम ऑफ रिएक्शन? Which plays the role of for the medium of reaction? What was the source of energy in early creation and what was the medium of reaction? Volcanic eruptions और UV rays, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक, जो थंडर reducing environment. Okay. Medium water, no? गुड, वेरी गुड। हाँ कौशिक, सही। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया वो पूरा फ्लो चार्ट, किस तरीके से हम लोग सिंगल सेल तक पहुंच रहे थे। ठीक है बेटा, तो मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया ओपेरिन हेल्डन हाइपोथेसिस को। ओपेरिन हेल्डन ने भी करके देखा था, इन्होंने भी फिर उसको परफॉर्म करके देखा और डिफरेंट अनदर आपको बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन और एक्सपेरिमेंट का टाइम वेरी करके इन्होंने कुछ अलग बायोमोलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहें तो उनको भी ऑब्टेन किया इस मिक्सचर में। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे? बॉइलिंग वाटर वाले फ्लास्क में, जस्ट बिकॉज दैट इज द रिप्रेजेंटिंग फॉर ओशियन वाटर। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा। वी हैव नो आइडिया अबाउट how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. The first non-cellular forms of life, non-cellular form is वही RNA, protein, DNA, could have originated 3 billion years back. They would have been giant molecule RNA, protein, polysaccharide, etc. ठीक है, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स के बनने तक का फॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग ये तुम लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर रहेगा बेटा, आप इसको ध्यान में भी रखोगे, लेवलिंग के लिए आ सकता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट मिलर का एक्सपेरिमेंट आ सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलर का नाम, मिलर का एक्सपेरिमेंट और ये इमेज सभी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये रियल इमेज है, ये रिएक्शन मैंने कहा था, नोट डाउन कर लेना, समरी है पूरा। नाउ आप इस पे ध्यान दोगे तो एक रिसर्च आर्टिकल जो छपते हैं, ये देखो 2011 का रिसर्च आर्टिकल है। पेनास एक हम लोगों में मतलब रिसर्च उसमें सबसे हायर ग्रेड के जो वो होते हैं पेपर होते हैं, पब्लिकेशन इंटरनेशनल, उसमें आता है। क्लियर? साइंटिफिक लिटरेचर में SCI के ग्रेड में बोलते हैं इसको, तो उसमें आता है। तो उसमें देखो इन्होंने फिर से एक इसी तरीके से मिलर जैसे एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने प्रीमोर्डियल सिंथेसिस ऑफ एमीन्स एंड अमाइनो एसिड्स इन 1958 मिलर्स H2S रिच स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, इसको इन्होंने रिपीट किया एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस USA, इस जर्नल में ये पब्लिश्ड हुआ। तो इनके ऑब्जर्वेशन क्या थे कि उसमें प्रोडक्ट कंपाउंड ग्लाइसिन बना, सेरिन बना, मेथियोनिन बना, एलेनिन बना। ठीक है, तो ये क्या देख रहे थे? अमाइंस एंड अमाइनो एसिड्स के फॉर्मेशंस को। अगेन इनके एक्सपेरिमेंट से भी इन्होंने उसको वेरीफाई किया। तो कई लोग ऐसे ही रैंडम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखे और इसलिए केमिकल इवोल्यूशन अब तक की एक एक्सेप्टेड थ्योरी है एंड जो पैनस्पर्मिया है उसको भी डिस्कार्ड नहीं किया गया, वो भी थ्योरी है। क्लियर? फेवरेबल सिचुएशन, ये तो आपको समझ में आ गया। नाउ मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, कल कर लिए होगे वैसे, जस्ट हम रिकॉल करा दे रहे हैं। स्पार्क चैम्बर वाज सील्ड विद मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग वाटर, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस।
ये आपके उस वक्त के एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। 2 इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। द मीथेन अमोनिया एंड हाइड्रोजन रेशियो वॉज केप्ट। ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए बेटा, तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन करना है, ठीक है। 2:1:2 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रिक स्पार्क एट 75,000 volt was provided. The control apparatus contained every arrangement except it was devoid of energy source. Clear? फिर भी पूरा वहाँ पे एक artificial atmosphere create कर दिया गया. After 18 days, ठीक है बेटा, इसको एकदम आप बस ऐसे पढ़ ही लेना एक बार. After 18 days, amino acid peptide chain starts to form. ये आपके 2-3 चैप्टर से रिलेट कर रहा है, इसलिए आप इसको पढ़ के रखोगे, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए. ये चार्ट मैंने बोला था सभी को बनाना है. आई होप कि सब बना लिए होंगे. ये बायोमोलिक्यूल वाले पोर्शन का है, ठीक है. ये भी तो इस तरीके से आप अलग अलग जगह इन चीजों को पढ़े हुए, लेकिन समराइज किया है हम लोगों ने एवोल्यूशन के फॉर्म में. क्लियर? व्हाट इज प्रोटोबायोंट? व्हाट इज प्रोटोबायोंट? फर्स्ट रेप्लिकेटिंग क्रिएचर्स, ठीक है. फर्स्ट ऐसे क्रिएचर जो प्रोकैरियोट नहीं है, अभी आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव. तो सबसे प्रिमिटिव बायोन्ट मीन्स बायोलॉजिकल लिविंग. जो लिविंग के लिए हमारे पास सबसे पहला पैरामीटर क्या है कि ही शुड बी रेप्लिकेट, ठीक है. उसके अंदर रेप्लिकेशन की कैपेसिटी हो. तो प्रोटोबायंट्स फर्स्ट ऐसे थे जिनमें कोएसरवेट्स में, कोएसरवेट तक क्या था, सिर्फ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और उसमें कैपेबिलिटी है ग्रो करने की और मॉलिक्यूल्स, वहाँ जो वाटर कंटेनिंग एटमॉस्फेयर है उसमें से और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. उस कोएसरवुड की साइज इंक्रीज हो सकती है, वो लार्जर 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 बन सकता है, या उससे कुछ पार्ट टूट जाए और वो छोटे छोटे कोएसरवेट्स में डिवाइड हो जाए. फिर आपका अगर उसी कोएसरवेट में आपको न्यूक्लिक एसिड या ये जो तुम्हारा एक कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन है, यहाँ रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है लेकिन ग्रोथ एंड डिवीजन हमें दिख रहा है, ठीक है. तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मॉडिफाइड को गाइडेड कोएसरवेट, ठीक है. तो उन गाइडेड कोएसरवेट में न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन, और जैसे गाइडेड कोएसरवेट में न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट प्रोटोबायंट क्रिएट हो जाएंगे. क्लियर? उसके बाद प्रिमिटिव सेल्स बनेगी. अब इन ये प्रोटोबायोंट आप इसको क्या क्या रिलेट कर सकते हो, वायरस के फॉर्म से रिलेट कर सकते हो, और क्या रिलेट कर सकते हो, प्रियॉन्स रिलेट कर सकते हो, ठीक है. यहाँ न्यूक्लिक एसिड की बात है, बट प्रियॉन्स भी हो सकते हैं क्योंकि प्रिमिटिव सेल से पहले हैं ये सब. क्लियर? प्रियॉन्स में क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन होता है, एंड प्रोटीन हैविंग कैपेसिटी टू रेप्लिकेट. तो ये सब चीजें हो सकती हैं कि यहाँ एग्जिस्ट कर जाए. क्लियर? प्रिमिटिव सेल्स की बात आ गई, इट मीन्स की सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेल और मल्टीसेल. तो यहाँ पे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन चुका, लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन बन गई विद एंजाइम कंट्रोल, और यहाँ से यहाँ के कन्वर्जन में इट शुड बी मैंडेटरी कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस स्टार्ट हो, ठीक है. एंजाइमेटिक रिएक्शंस करने के, देखो ये फॉर्मेशन वगैरह होना, मैंने क्या बोला है कि जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रही है, अदर कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, एक सिंगल रिएक्शन ऐसा नहीं हो रहा जो एंजाइम के अब्सेंस में हो रहा. लेकिन हम वही चीजें मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं, लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए वो लिविंग नॉन लिविंग वाला केस आया था, ठीक है. वहां पे एक पॉइंट है. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लिविंग में कन्वर्ट, एक पूरी सेल को डिफाइन होने के पहले इन कोएसरवेट्स या इन कोएसरवेट नहीं, इन प्रोटोबायंट्स में कैपेसिटी आ जानी चाहिए कि वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो. क्लियर? अब वही जो मैंने ओशियन को कहा था, एज्यूम कर लो कि वो प्रोटोप्लाज्म है, वो कहाँ चला गया, वो एक सेल बन गई आपकी, और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री बन गई. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री मतलब लिपोप्रोटीन्स मेम्ब्रेन आ गई. क्लियर है बेटा? नाउ इसकी थ्योरी देख लेते हैं. इतना लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, कुछ यहाँ से ईयर वगैरह नोट डाउन कर लोगे और ये चार्ट बना लोगे तो तुम लोग को क्लियर रहेगा. अल्टीमेटली द अमाइनो एसिड, सुगर, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स ऑफ द प्रिमिटिव ओशन पॉलीमराइज्ड, ठीक है, पॉलीमराइजेशन तुम लोग को पता है, फॉर्मिंग लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट.
Since the complex compounds are the main constituents of the protoplasm of all living cells, their synthesis stabilizes the possibility of origin of life in the primitive ocean. The oceanic water became a rich mixture of organic compounds, which had been described by Haldane as the dilute soup, hot soup, ठीक है, and water soup. At later stage, the microspheres carrying opposite electric charges aggregate. अब एग्रीगेशन होना है, उसके लिए चार्जेस अपोजिट होना चाहिए, सब तुम लोग को बेसिक्स हैं, टू फॉर्म लार्जर एंड डेंसर कोलाइडल सिस्टम. कोलाइडल सिस्टम आ रहा है मतलब वहाँ पे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है वाटर में, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, कोलाइडल प्लाज्मा है. तो उसी तरीके से यहाँ अभी वही ओशियन को हमने माना है कि वो प्रोटोप्लाज्म है, तो वो कैसा बन रहा है, कोलाइडल सिस्टम बन रहा है, नेम्ड Coiservates by Oparin. These Coiservates drops were different in chemical composition, अलग अलग composition हो सकता है इनका, and reactions भी अलग हो सकते हैं, which took place in them. They had common properties and still definite individualities. ठीक है, प्रॉपर्टीज उनकी कॉमन है, लेकिन जस्ट इस वेरिएशंस की वजह से जो उनकी स्पेशलिटी है वो उनकी इंडिविजुअलिटीज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब डेफिनेट अलग अलग है. एंड स्ट्रक्चर, दे कुड ग्रो इन साइज एज ए रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस. ठीक है, जो वाटर में प्रेजेंट है उसको अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी साइज बढ़ेगी. डिजॉल्व इन द सराउंडिंग वाटर. क्लियर, जो वहाँ पे प्रेजेंट है आपको वो सब्सटेंस उसमें अगर ऐड ऑन होते जाएंगे तो वो साइज में ग्रो कर जाएगा, अगर वो ब्रेक डाउन करेगा तो कोइसरवेट छोटे होते जाएंगे. These coiservates drops become more complex and created diversity among themselves. अब अलग अलग composition हो रहा है, उनमें diversity create हो रही है. Certain combinations of compound made them more stable. स्टेबिलिटी आएगी बेटा तभी तो आगे जाके अब उसमें जेनेटिक कंपोजिशन आएगा और वो प्रोटोबायंट में मतलब प्रोटोबायंट बनने की तरफ वो कन्वर्ट होगा. गाइडेड, इसी को लिख सकते हो तो गाइडेड कोइसरवेट. Oparin and his co-workers produced several artificial coiservates from gelatin, gum, arabic, आपको पता है secondary metabolites सारी चीजें हैं, and other substances as an illustration of this theory of origin of life. Clear? Another important event in the origin of life was the formation of nucleic acid. And first nucleic acid form is RNA in the primitive ocean. The nucleotides were formed in the primitive ocean by combination of nitrogenous bases, pentose sugar and phosphoric acid. जो composition है उसी से बनेगा. And these molecules were like naked genes. ठीक है, पहले प्रिमिटिव बन रहे हैं, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हुई है, उनके सराउंडिंग में अभी मॉडिफाइड. तो जस्ट हम ये देख रहे हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म हमने कंसीडर किया है उस प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लिक एसिड आ चुका है. क्लियर, ड्यू टू एग्रीगेशन टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन वर फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. It is presumed that these macromolecules had certain characteristics of a free living gene. Clear? ठीक है, naked gene है अभी. A number of such free genes might have aggregated to form a single large unit that resembled the present day viruses and named as protovirus. ठीक है, primitive आ गया फिर से. Before the gene aggregates could develop into anything like a cell, it was necessary. ये point बहुत important है बेटा, इसको आप जब भी लिखोगे चाहे इसका सब्जेक्टिव आंसर दो या तो जो पॉइंट एकदम टर्निंग है, न्यूक्लिक एसिड का आना, एंजाइमेटिक रिएक्शंस का होना, कोलाइडल सॉल्यूशन का बनना, इन सब चीजों को आप मेंशन करोगे. क्लियर, विद द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम कंडीशंस, enzymatic conditions were now favorable for cells to be formed. They were very simple cells at first without a definite nucleus. Nucleoid बोलेंगे, genetic material है, like bacteria or we can say prokaryotes, monera. ठीक है,
उसमें भी हम स्पेशली कहें तो आर्की बैक्टीरिया। क्लियर है बेटा? ठीक है। नाउ दीज कैप्सूल्स, ये एनसीईआरटी के पॉइंट पे हम लोग वापस आ गए, जो कहाँ था, स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट के पास। ठीक है। These capsules reproduce their molecules. Perhaps the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. These were probably single cells. All life forms were in water environment only. This version of a biogenesis, that is the first form of life, arose slowly through evolutionary forces from non-living molecules, is accepted by majority. ठीक है, ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को एक्सेप्ट किया गया. हाउएवर वंस फॉर्म्ड, हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड इनटू द कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ टुडे इज द फैसिनेटिंग स्टोरी दैट वी विल डिस्कस बेलो. ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ अब नेक्स्ट रहेगा हम लोग का टॉपिक. और यहाँ पे एक थ्योरी जो दी गई केमिकल इवोल्यूशन की, बायोजेनेसिस की, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, इसकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि इसके अलावा वो सारी थ्योरी की 21 दिन में चूहा बन जाएगा, हर कोई जैसे एग्जिस्ट कर रहा है वैसे ही बना है, ये सब थ्योरी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अगर ह्यूमन तब था तो ह्यूमन कहाँ था, पानी में था, या कोई भी आप एनिमल कंसीडर करो कि जो भी चीज आज ऐसे दिख रही है ऐसे ही भगवान ने बना दी थी, तो इस तरीके की कोई प्रूफ नहीं है. तो हम एक हजारों मिलियंस ईयर्स में हम देखेंगे कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस से ये सारी चीजें जनरेट हुई हैं, लिंक टू ईच अदर. ठीक है, एक के बाद एक लिंकिंग एक शो करेंगे, और वो धरती पे पूरा एक उनका जो आज की डेट में हमें दिख रहा है चारों तरफ, प्रेजेंट डेट तक इवोल्यूशन हुआ है. एंड यू नो कि इवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्टिल इवोल्यूशन चल रहा है. क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा एनसीईआरटी का, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और थ्योरी. ठीक है, अब इसको तुम लोगों ने बहुत छोटे से पढ़ा होगा. डार्विन की थ्योरी, लैमार की थ्योरी, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, जिराफ गर्दन लंबे वाले मर गए, छोटी गर्दन वाले खत्म हो गए, लंबी गर्दन वाले बच गए, फिर कि उनको पत्तियां ऊपर थी उसके लिए इवोल्यूशन हुआ, उनकी गर्दन लंबी हो गई. ये सब चीजें पढ़ते आ रहे होंगे. ठीक है, तो वही चीजें हमें देखना है. नाउ वन क्वेश्चन टू यू कि डार्विन की थ्योरी किस एरा में आएगा, कौन सी चीज ऐसी और स्टडी चल रही थी साइंटिफिक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको रिकॉग्निशन ही नहीं मिला जस्ट बिकॉज ऑफ डार्विन. दैट टाइम डार्विन स्टडीड अबाउट द इवोल्यूशनरी थ्योरी. इस साइंटिफिक इवेंट को रिकॉग्निशन नहीं मिला था इनकी वजह से. मेंडल जेनेटिक्स. वेरी गुड. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर सब कुछ? अब ये एनसीईआरटी के पॉइंट है. कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. अब इसमें कंपैरेटिव है थोड़ा सा कि भगवान ने चीजों को, जब किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हमारे साइंस हो या कोई भी एक, आप देखो सोसाइटी में भी देखो तो हमेशा एक लोग होते हैं, एक ऐसा ग्रुप होता है जो सब कुछ भगवान पे डाल देते हैं. हमारी जिंदगी ऐसी हो गई, भगवान की मर्जी, हमने ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ मेरे ऐसा लिखा था, भगवान की मर्जी. ठीक है, नहीं, हर चीज भगवान की मर्जी नहीं है कोई ऐसा सुपर नेचुरल पावर है, सभी उसको फेवर करते हैं. बट बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम कोई रिसर्च ना करें और कह दें ये तो ये हमारे पूर्व जन्म का कुछ दोष है, इसलिए हमें ये वाली रोग बीमारी मिल गई, ये हमारा इलाज हम नहीं कराएंगे, ये तो भगवान का दिया हुआ है. तो इस तरीके की थ्योरी हमेशा पैरेलली चलती आई है साइंस के साथ साथ. क्लियर है बेटा? तो उसी का कन्वेंशनल और रिलीजियस लिटरेचर, ये क्या सब चीजें थी, उसको आपको बैकग्राउंड में रखना है माइंड में. और अगर कुछ ऐसा पॉइंट आता है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप वहां पे लिखोगे कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हर रिलीजन में, और बेसिकली ये क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये उस टाइम चलता था कि जो अर्थ है वो 4000 साल पुरानी है, ये वाला स्टेटमेंट जो है. ठीक है, और मुस्लिम कम्युनिटी का अलग मानना है. अब हम लोग यहाँ पे किसी कम्युनिटी विशेष उसका रिलीजन का बात ही नहीं कर रहे हैं. हिंदू धर्म का अलग ही है भैया, एक से एक सुरमा ताना साथ तब से बैठे हुए आज तक बैठे हुए हैं, हिंदू हिंदू करा लो, मुस्लिम मुस्लिम करा लो, तो वो सब चलता रहता है. तो बैकग्राउंड में हमेशा इस तरीके के लोग हमारे इतिहास में, जब से ये
रोटी कपड़ा मकान वाली चीजें पूरी हो गई और उसके बाद स्टडी में लोग लग गए, तब से एक कंट्रोवर्शियल ये हर जगह, चाहे फिजिक्स की कोई आप इन्वेंशन देख लो, केमिस्ट्री की कोई इन्वेंशन देख लो, बायोलॉजी की कोई इन्वेंशन देख लो, हमेशा ये लोग एक जुट बना के कभी ना कभी इनको रिप्लेस किए हैं। और आज की डेट में भी आप पॉलिटिक्स में देख लो तो ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, जो किसी धर्म विशेष के नाम पे कोई ना कोई मुद्दे खड़े करते रहे। तो कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर जो कह रहे थे कि सब कुछ भगवान जी का बनाया हुआ है, ठीक, स्पेशल क्रिएशंस हैं, किसी को बहुत टाइम देके बना दिया, किसी को कम टाइम देके बनाया है, तो इस तरीके की थ्योरी हम लोग भी सुनते रहते हैं, ठीक है, पुनर्जन्म की कहानी सुनते रहते हैं। दिस थ्योरी हैज थ्री connotations. One, that all living organisms that we see today were created as such. सभी इसकी थ्योरी में क्या कहा गया, जैसे हम लोगों को आज सब लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, either we talk about the plant or we talk about the animals, microorganisms, they all exist as created as such they exist, ठीक है, जैसे वो दिख रहे हैं वैसे ही वो क्रिएट हुए हैं। टू, सेकंड पॉइंट, अब आप इसके पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे, हो सकता है तीनों स्टेटमेंट दे दे और ऑल ऑप्शन में पूछ ले, तो कन्वेंशनल के अकॉर्डिंग है ये। टू, सेकंड, दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर आल्सो, ऐसे ही डाइवर्सिटी थी, ऐसे ही आगे भी रहेगी। थर्ड स्टेटमेंट, दैट अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर, कहाँ हम बिलियन ईयर की बात करते हैं, कहाँ ये 4000 ईयर कहते हैं। All these ideas were strongly challenged during the 19th century. It means कि इसके पहले तक ये लोग कितने डोमिनेटिंग रहे होंगे। और आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा जो इस टाइप के इन्वेंशन हुए हैं डिस्कवरी वाले, वो लुइस पास्चर, इन डार्विन और ये सारे एरामेंडर्स, इस एरा 19th सेंचुरी आते आते ही ये सारे इन्वेंशन हुए हैं और 20th सेंचुरी में हम लोग फिर साइंस को और इवॉल्व करके टेक्निकली पोर्शन से बढ़ते जा रहे हैं। तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयज इन अ स्नेल शेल शिप कॉल्ड, अच्छा ये आ गया तुम्हारा, डार्विन जिस जहाज से घूम रहे थे, तो ये भी आपका क्वेश्चन है, HMS बेगल, ठीक है, दिस वन इमेज फॉर द ऑफ द HMS बेगल। इस जहाज से उन्होंने पूरा टूर कर दिया और ये मैप जो है ये पाथ बता रहा है कि उन्होंने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक तरह से अच्छे अच्छे आइलैंड वगैरह पे ट्रिप करके फॉसिल्स को स्टडी की, स्टोर किया, उनकी एनालिसिस की और तब जाके वो थ्योरी दिए। ऐसा नहीं कि लेबोरेटरी में बैठ के थ्योरी दे दिया। और हमने पहले भी बताया है तुम्हें मेंडेलियन जेनेटिक्स के टाइम कि ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत दम से अपनी बातों को कहते थे, बहुत प्रूफ के साथ कहते थे और पूरे पूरे, जैसे अभी हम लोग सब दिन रात, हम तो नहीं देखते थे, मतलब एक पूरा न्यूज चल रहा है ना कि बॉलीवुड में क्या हो रहा है, तो उस तरीके से लोग उस वक्त अटेंटिव रहते थे कि डार्विन क्या कर रहे हैं, तो सबकी नजरें होती थी डार्विन पे, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कंक्लूजन दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एकदम ये इस तरीके की बातें कहना स्टार्ट कर दिया था कि इंसान इंसान से नहीं आया है, इंसान बंदर से आया है, चिंपैंजी से आया है, ठीक है, इसका ओरिजिन ऐसे हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चल रहा था उस वक्त पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में, क्लियर। और तब तुम्हें पता है ऐसा सोशल नेटवर्किंग भी नहीं था कि डार्विन उठे सुबह ट्वीट कर दें, ठीक है, तो ये सब भी प्रॉब्लम थी। तो जो रिसर्च वो कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचने में भी टाइम लगता था, लिख के लोग पहुंचाते थे, तो बुकें पब्लिश होती थी, पेपर पब्लिश होते थे, उससे कमिटीज जो बनती थी वहां पे वो प्रेजेंटेशन देते थे, तब लोगों को पता चलता था। तो ओवरऑल एक पूरा एरा था डार्विन का, क्लियर। तो इसमें इनके जहाज का नाम लिखा हुआ है तो आपका ये बन सकता है MCQ, इसलिए आप इसको मार्क कर लेंगे। मीट ड्यूरिंग अ सी वॉयज इन अ सेल शिप, जो उन्होंने ट्रैवल किया था राउंड द वर्ल्ड। देखो बारिश हो रही है, मे भी आवाज के इशू हो तो बता देना मुझे। The Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degrees, not only among themselves but also with the life forms that existed million year of ago, ठीक है। तो अभी जैसे हम तुम लोग एनिमल किंगडम पढ़े हो तो एक मैंने बताया है कि कॉमन फीचर्स भी होते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट, फेरेंजियस गिल स्लिट और पोस्ट एनल टेल, इस तरीके के हम देख रहे हैं जो कॉमन फीचर है। तो वो अब भले ही वो बर्ड हो, रेप्टाइल हो, किसी डायरेक्शन में ग्रो कर दे, लेकिन उनकी एक कनेक्शंस दिख रहे हैं। तो जब हम फॉसिल स्टडी या कहीं पे अब हम कनेक्शन ढूंढना चाहेंगे तो हमें मिल जाएगा, अगर क्योंकि कनेक्टेड है, इवोल्यूशन हुआ है, ये थ्योरी प्रूव्ड है,
ठीक है। तो उसके कनेक्शन आप स्टडी करोगे तो आपको मिलेंगे। तो उन्होंने पूरी जो स्टडी की उसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड किया कि लोग जो चीजें हैं, जो क्रिएचर्स हैं, वो इवॉल्व हुई हैं, ऐसी एज इट इज नहीं बनी है। और अर्थ की लाइफ भी 4000 साल पुरानी नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर एगो से ये सारी चीजें डेवलपमेंट चल रही हैं। मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। There had been extinction of different life forms in the year gone by. Just new forms of life arose at different periods of history of Earth. अब हम इसको पूरा जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एरा वाइज स्टडी करेंगे तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि कई चीजें ऐसी, जैसे डायनासोर की एक थ्योरी बहुत पॉपुलर है कि डायनासोर कैसे एक्सटिंक्ट हुए। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीजें कभी थी, आज नहीं है। ठीक है, तो ये सारी फॉसिल स्टडी जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। नाउ देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। एकदम से कुछ भी नहीं हुआ है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन, ये भी आपका पूछ सकता है टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो इस स्लाइड पे इंफॉर्मेशन बेटा, एक तो कन्वेंशनल वाले ये 3 स्टेटमेंट हैं, फिर ये जहाज का नाम है उनके, फिर जो उन्होंने कंक्लूड कर दिया ग्रेजुअल इवोल्यूशन, और लिंकिंग है बिटवीन। ठीक है, और कोई भी एग्जिस्टिंग क्रिएचर ऐसे क्रिएट नहीं हुआ। एंड यू ऑल नो अबाउट दैट कि देयर इज नेचुरल सिलेक्शन, देयर इज सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। ठीक है, ये सब थ्योरी चली थी वहाँ पे। ये सारी थ्योरी इसमें इंक्लूडेड है, डार्विन थ्योरी में फिटनेस सर्वाइवल का। ये सब चीजें जो जैसे दे दिया गया कि कुछ पैरामीटर, इस पे जो क्वालिफाई कर जाएगा, जैसे तुम्हें नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है डॉक्टर बनने के लिए, तो तुम एमबीबीएस करना चाहते हो तो तुम्हें एक पैरामीटर सेट है कि जो नीट क्वालिफाई करेगा वही इंडिया में डॉक्टर बन सकता है। क्लियर? तो उसके लिए तुम्हें कॉम्पिटिट कर रहे हो। तो सेम वे में वहाँ क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, कुछ इन्वायरमेंटल, जैसे एग्जाम, नेचर एक एग्जाम ले रही है, नेचर ने एक चैलेंजेस दे रखे हैं, उसने एडवर्स कंडीशन बना दी। अब उसमें जो स्पीसीज, जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ साल लगाएंगे, लेकिन जो चेंज इन नेचर हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो अपने कैरेक्टर्स को इवॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो दूसरे स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, या वो अपने को मॉडिफाई कर लिए और नया टाइप का उनका कुछ कैरेक्टर इवॉल्व हो गया, वो क्या कर जाएंगे, वो सरवाइव कर जाएंगे। जो आराम तलब आलस करके बैठे हुए हैं वो सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। आलस मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। जो कंपटीशन में पीछे रह जाएगा वो पीछे रह जाएगा, सिंपल सी बात है। Has built in variation in characteristics, those characteristics which enable some to survive better in natural conditions, like for climate, food, physical factors, etc. ठीक है, जो हमारे environment का सारा factors है उसको उससे related, would outbreed others that are less endowed to survive under such natural condition. Another word used is fitness. Fitness is related to what? मसल बिल्डअप। क्या होगा यहाँ, फिटनेस टर्म बताओ, फटाफट बताओ, व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस मीन्स वहां पे वो क्या बोलते हैं, आता लगा हुआ पहलवानों की लड़ाई हो रही है, जो सरवाइव कर जाएगा, जो लड़ेगा, जो जीतेगा वो सरवाइव करेगा, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिटनेस हियर? एबिलिटी टू सरवाइव, यस यू कैन से, बट फिटनेस नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचना, नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करना, तो मेनली दे आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव। ठीक है, कोई स्पीसीज की जनरेशन तभी फॉर्म होगी जब वो बहुत फिट होगी फॉर रिप्रोडक्शन, उसकी नई जनरेशन बनेगी, उसका रिप्रोडक्शन होगा, उसकी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ होगी। और जैसे जब जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वहां पे वेरिएशंस आएंगे, वहां पे म्यूटेशंस होंगे, जो म्यूटेशंस आपको सर्वाइवल के लिए फेवर होंगे। ठीक है, म्यूटेशंस, वो वेरिएशन, वो एडॉप्टेबिलिटी के लिए वर्क करेंगे, पॉजिटिव होंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी। तो मेनली दे आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अनदर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के लेवल पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की स्टडी कर लो, या किसी स्पेसिफिक स्पीसीज की स्टडी कर लो, तो वो
ज्यादा ग्रो करेगी जिसके अंदर जिस स्पीसीज जिस पॉपुलेशन में रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी ज्यादा होगी, ठीक है। हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर्स टू लिव मोर प्रोजेनी देन अदर्स, जो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे उनकी प्रोजेनीज ज्यादा होंगी एंड वो सरवाइव कर पाएंगे। जितने जितना ज्यादा वो रिप्रोड्यूस करेगी वो पॉपुलेशन, उतने वेरिएशंस आएंगे, उतने उनकी एडॉप्टेशन बढ़ती जाएगी। दिस देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर। ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन and implied it as a mechanism of evolution. It is a mechanism, ठीक है, एक evolution की mechanism का part है ये। Natural selection में law of fitness, survival of fitness, survival of fittest, ठीक है। Let us also remember that Alfred Wallace, अब आपको एक ये साइंटिस्ट भी याद रखने हैं क्योंकि डार्विन को कॉमनली क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहेंगे, टफ क्वेश्चन आएगा तो वेलेस जी को पूछ लिया जाएगा। A naturalist who worked in Malay archipelago, भाई ये सब याद कर लेना, had also come to similar conclusion around the same time, ठीक है। सेम टाइम में ही डार्विन, मैंने बोला कि ज्यादा जैसे होता है ना कि डोमिनेटिंग साइंटिस्ट, सेम कंक्लूजन वेलेस ने भी दिया था एंड ही वाज आल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट, बट डार्विन को इसका श्रेय ज्यादा मिला क्योंकि जस्ट वही कि जो मोस्ट पावरफुल है वो पूरे श्रेय ले जाएगा। तो वेलेस भी इसी तरीके से फॉसिल्स स्टडी कर रहे थे, अलग अलग आइलैंड अलग अलग लोकेशन से उन्होंने स्टडी की थी और उनकी कंक्लूजन somehow very similar to Darwin's conclusion था और सेम टाइम में था, ठीक है। In due course of time apparently new types of organisms are recognizable, और जैसे जैसे अभी टाइम चल रहा है और भी चीजें और भी ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज हो सकती है। All the existing life forms share similarities and share common ancestry, जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस होती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं, वो सारी चीजों की यहाँ से संभावनाएं दिखने लगी क्योंकि लिंकिंग दिख रही थी। However, these ancestors were present at different periods. जरूरी नहीं है कि आप सारी जो सिमिलैरिटीज देख रहे हो मैच कर रहे हो वो एक ही एरा की, एक ही काल के, सब ऐसा नहीं कि हाँ मेसोजोइक एरा में है, सब ऐसा नहीं कि जुरासिक एरा में, तो हर का टाइम चेंज है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर उनको अलग अलग एरा में अलग अलग टाइम में उनकी सिमिलैरिटीज दिख रही है, इट मीन कि देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन देम, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो था उनके बीच में, ठीक है। तो इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ एपेक्स पीरियड्स एंड एराज, जो हम डिफरेंट डिफरेंट इसके हम चार्ट देंगे जब बात करेंगे। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। और जो जैसे हम फॉसिल स्टडी की बात करें तो फॉसिल स्टडी में मैं तुम्हें एक इमेज दिखाती हूँ, तुम लोग पहले भी ये चीजें सुने होंगे, ठीक है। जैसे ये फॉसिल स्टडी के टाइम की बातें हैं, तो फॉसिल स्टडी में हम देख रहे हैं ये एक इमेज देखो जो रॉक वगैरह का रिकॉर्ड है, ठीक है। ये रिकॉर्ड मतलब ये सेडिमेंटेशन रॉक होती है जो लेयर लेयर आती है, इस पे हम कल बात करते हैं, या आज पहुंच जाएंगे तो आज ही कर लेंगे। तो इस रिकॉर्ड के पैरेलल ही आपके एरा चल रहे हैं, ठीक है। पहले जो एक मेसोजोइक सेनोजोइक एरा चल रहा है पैरेलली, यहाँ का कोई फॉसिल आपको यहाँ इस एरा का नहीं मिल सकता और इस एरा का फॉसिल यहाँ का फॉसिल यहाँ नहीं मिल सकता, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का एक एसोसिएशन दिख रहा है हमें बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल, समझ में आया, ठीक है। इसको हम लोग जब एविडेंस पे स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तो वहां डिटेल में देखेंगे, बट ये चीज समझ में आ रही है ना कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है का मीनिंग ये है कि एक कंपैरेटिव एरा है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंक्लूड हो गया कि 4000 ईयर अगो नहीं क्रिएट हुई है, is that Earth is very old, not thousands of years as was thought earlier, but billions of years old. जो conventional religious के according 4000 year का पैरामीटर दिया था उसको डिनाई कर दिया गया। क्लियर है बेटा ये सारे पॉइंट?
तो आपको इस सारे पॉइंट में एक सीक्वेंस दिख रहा है। केमिकल हमने देखा, केमिकल इवोल्यूशन वाला पार्ट, हेल्डेने ने हाइपोथेसिस दी, मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या आया कि ये जो इवोल्यूशन है इसमें देखो, अब ये सिंगल सेल को नहीं ढूंढ रहे हैं डार्विन, ये क्या स्टडी कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिज जो प्लांट हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, क्या जो जिस तरीके से दिख रहा है वो उस तरीके का ही बना हुआ था, या मॉडिफिकेशन है, या चेंजेस हैं, या एग्जिस्टेंस के क्या रूल हैं, वो सारी चीजों को डार्विन स्टडी कर रहे हैं। एंड पैरेलली एक साइंटिस्ट का नाम और आया आपके, वेलेस। क्लियर? ठीक है, क्लियर है बच्चा? बस आपको एक पूरा टाइमलाइन सेट होना चाहिए कि आप इस चीजों को कहानी की तरह, अगर प्रेजेंटेशन भी देना हो ना तो आप इस पे 1 घंटे बोल जाओ। इस तरीके से आपको पूरी एक कहानी की तरह, ये ऐसा समझ लो कि कोई एकता कपूर का सीरियल चल रहा है और इसके एपिसोड दर एपिसोड आप देख रहे हो। तो ये वन ऑफ द वेरी कहें कि टॉप मोस्ट बुक में आज भी आता है, बेस्ट सेलर बुक में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जो स्टूडेंट इसमें इवोल्यूशन में रिसर्च करते हैं वो आज भी पढ़ते हैं। और ये उस टाइम की भी मैंने तुम्हें बताया कि बहुत हाईली डिमांडेड बुक थी। तो आप ग्रेगर जॉन मेंडल कुछ लिख के दें तो उसको कोई पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि इसके अंदर इतनी फैसिनेटिंग स्टोरीज थी कि कैसे इवॉल्व हुए। ठीक है, तो लोग इसको ज्यादा लेते थे और यही यही डोमिनेटिंग एक वहां पे अनदर चीजों के साथ, ग्रेगर जॉन मेंडल के मैथ्स होने का, ये वो होने का, उसके साथ साथ साइंटिस्ट न होने का एक ये भी वन ऑफ द रीजन था कि क्यों उनका रिकॉग्निशन नहीं हुआ। क्लियर है? नाउ डार्विन वर्सेस गॉड, एक ये जंग जैसी हो गई जो हमने बताया अभी। डिड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कॉजेज अ क्लैश बिटवीन चर्च एंड साइंस। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कह रही थी कि 4000 ईयर्स एगो बनी है, उसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, ये सब समझ ही गया तुम लोग। अगर कभी डायरेक्ट ऐसे एक कहीं पे तुम्हें एक ऐसे टाइप का लिखने का हो तो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट माइंड में चलना चाहिए। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रसेल वेलेस, यार वेलेस, ये दोनों एक टाइम में सेम स्टडी को कर रहे थे, बट डार्विन को पहचान मिली, ज्यादा मिली। वेलेस की भी डिस्कवरी समहाउ सेम कंक्लूजन थी, दोनों ही बड़े साइंटिस्ट में आते हैं, लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ अगर एक साइंटिस्ट की बात की जाए तो डार्विन के नाम से जानी जाती है। पैरेलली मैल्थस थे, मैल्थस ने पॉपुलेशन पे स्टडी की। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कर्व कैसे कैसे होते हैं, तो उसी तरीके का मैल्थस ने एक स्टडी करके एक